कोरोना पर सियासी बवाल। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कोरोना से उबर भी नहीं पाए और इन दोनों प्रदेशों में सियासी बवाल मच गया। मध्य प्रदेश में रविवार को सियासी संक्रमण चरम पर पहुंच गया। कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ आमने सामने हो गए और ये जंग प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई, जहां कोरोना टूल किट को लेकर पहले पूर्व सीएम रमन सिंह और बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर हुई। इसी के बाद एमपी में पूर्व सीएम कमलनाथ पर कोरोना को इंडियन वेरिएंट और कोरोना से मौतों के आंकड़े गलत बताने पर एफआईआर हुई। अब बीजेपी इस पूरे मामले में हर जिले में एफआईआर कराने जा रही है। वहीं कांग्रेस भी कोरोना पर हुई मौतों को लेकर एफआईआर कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमलनाथ मौतों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से पूछा है कि क्या वे कमलनाथ पर कार्रवाई करेंगी या उनके साथ हैं। वहीं कमलनाथ कह रहे हैं कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। पूरी बीजेपी सरकार और कांग्रेस अब आमने सामने है। दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी हर जिले में बघेल सरकार के खिलाफ एफआईआर कराने जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कोरोना से जंग हम जीत भी नहीं पाए और इन दोनों राज्यों में सियासी जंग तेज हो चली है। ऐसे में बड़ा सवाल कि दूसरी लहर के साथ तीसरी लहर की चिंता और चुनौती, साथ ही ब्लैक और व्हाइट फंगस महामारी और ये सियासी जंग, किस तरह जनता को न्याय और इलाज मिल सकेगा। साथ ही ऐसे वक्त में भी राजनीति चमकाना कहां तक राजनीतिक दलों का लिए उचित है। तमाम सवाल बवाल पर आज की बात में चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब। स्वागत करता हूं चेतन जी आपका। चेतन जी, जिस तरह से बड़ा एक मसला जिस तरह से ये है कि कोरोना किस तरह से दर्द कोरोना ने दिया है, लगातार दे भी रहा है। अभी हम जंग जीत भी नहीं पाए हैं, लेकिन जो सियासी बवाल है, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, कोरोना को लेकर जिस तरह से मचा है, क्या लगता है कि ऐसे वक्त भी इस तरह की सियासत और राजनीति? जी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में महामारी जी उस दौरान इस तरह की राजनीति करना, बातों पर राजनीति करना, इस तरह की बातें करना, एक दूसरे से मतलब आरोप करना, ये तो पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए कि हम जनता के सामने क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जिनको लोग जिता के देख के अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, उनको एक आदर्श मानता है। आज मतदाता अपना आदर्श मानता है कि हमने अपना रिप्रेजेंटेशन किया है, वो हमारे लिए आदर्श है। लेकिन जब वहाँ पर जाकर इस तरह की मारामारी और आपसी विवाद करती है, तो लोगों के मन में बात आती है कि हमने अपने कैसे नेताओं को अपने देश की बात बोल दो। आप देखिए कि प्रदेश में कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई जी। अब कांग्रेस के अगेंस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खिलाफ जगह एफआईआर दर्ज करवा रही। तो अभी ये स्थिति कहाँ जाए जी पुलिस इस मामले में क्या कर सकती है, ये बड़ा जी कठिन सवाल है। जी एक तरफ आप पूर्व प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हो जी और इस तरफ आप वर्तमान में मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। जी तो ये जो स्थितियां हैं, ये एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति जो राजनीति में आ गई और इससे निचले स्तर से आ सकती राजनीति। कभी सोचा है तो पुरानी जमाने की राजनीति देखी है, लेकिन वर्तमान में जो राजनीति का स्वरूप है वो बेहद ही सुखद है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी ये अब सोच विचार के अपनी रिप्रेजेंटेशन ऐसे प्रतिनिधि को बनाना चाहिए इस तरह की राजनीति से थोड़ा परे, तो वास्तव में समाज सेवा के उद्देश्य चाहिए। बात अलग है कि आज की कोई समाज सेवा के उद्देश्य तो राजनीति में आता नहीं है, जो कुछ भी आते हैं उसके पीछे बहुत के कारण जो आप समझता हूँ। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अब आप देखिए कि वहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो पूर्व सीएम है रमन सिंह, उनके खिलाफ वहाँ से एनएसयूआई के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाई। जिस धारा के तहत वहाँ एफआईआर दर्ज की गई है उससे 3 साल तक की कैद। एक पूर्व प्रधान से पूर्व मुख्यमंत्री जी धाराओं के तहत रिपोर्ट लिखवाना और दर्ज करना, ये भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार इसकी दबाव पुलिस पर की, तो ऐसी स्थिति
तो क्या क्या चेतन जी ये माना जाए कहीं, चूंकि शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है, उसी की परिणति ये एमपी में तो नहीं है? नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ का मसला अलग है, जी का मामला है जी कि जो बीजेपी ने जो टूल किट का आरोप लगाया था कांग्रेस पे कि ये जो, लेकिन चेतन जी कहीं ना कहीं वो भी टूल किट तो कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। हाँ जी। नहीं, इसमें हाँ ये बात तो सही है कि कोरोना से जुड़ा है, क्योंकि उसमें आप देखिए कि उसमें सुपर स्प्रेडर बताया गया कुंभ को, और मोदी को इंडियन वेरिएंट बताया गया, मोदी को जो उनके विस्तर बन रहा है उसको कहा गया है कि मोदी का महल है, तो है ना कहीं कोरोना से जुड़ा है। उसी ट्वीट को जो संबित पात्रा ने किया था, उसी ट्वीट को रमन सिंह ने जी कि ये लाशों को दिखाकर और लोगों में वो फैला रहे हैं, उसी तरह की चीजें फैला रहे हैं, लोगों में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। रमन सिंह ने जो ट्वीट किया था उसमें स्पष्ट किया था कि ये कांग्रेस जो है बिलो द बेल्ट जाके राजनीति कर रही है। तो चलिए चेतन जी मैं दोबारा आता हूं, लड़ाई कहां तक जाएगी, क्योंकि घमासान लगातार जारी है। हमारे साथ में राकेश सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता नेता हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत करता हूं राकेश जी आपका। और सीधा सा सवाल हमारा आपसे यही कि जिस तरह का माहौल है पूरे देश पूरे विश्व और जिस प्रदेश में सियासी जंग की हम बात कर रहे हैं वहां पर, लेकिन ऐसे में इस तरह की सियासत, ऐसे में इस तरह की राजनीति, क्या लगता है कि कोरोना को लेकर जो हम बात करते हैं कि एक जंग हमें लड़ना है, एक जंग हमें जीतना है, लगातार इसके लिए प्रयास हो रहे हैं, फिर इस तरह की सियासत और राजनीति कहीं नहीं लगता कि वो तमाम सारी चीजें जो कोरोना के खिलाफ चल रही हैं वो इससे प्रभावित होगी? क्या कहेंगे इस राजनीति और सियासत को लेकर? देखिए, अगर कोरोना से जंग जीतना है जी, तो जो गलतियां होती हैं उस गलतियों से पर्दा विपक्ष का जो दल होता है वो उठाता है जी, और इसमें जो सत्ता पक्ष है उसको बुरा मानने की जरूरत नहीं, उससे सीख लेने की जरूरत होती है, उससे समझ लेने की जरूरत होती है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो ये इसको अगर राजनीति भी आप मानते हैं तो वो जायज है कि जनता के हकों के लिए राजनीति हो रही है, जनता को सुविधा मिले उसके लिए राजनीति हो रही है, जनता को दवाई मिले उसके लिए राजनीति हो रही है, जनता को बेड मिले इसके लिए राजनीति है। तो क्या ये विपक्ष का अधिकार नहीं है कि आपको जो कार्य सरकार नहीं कर पा रही है, जो पूर्ति सरकार नहीं कर पा रही है, उसकी भी हम तारीफ करें कि बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिली थी, बहुत अच्छे रेमडेसिविर मिले थे, नकली नहीं मिले थे, असली रेमडेसिविर थे, वो तो नकली हम जनता ने बोल दिया, लोग अपने आप मर गए। ये तो नहीं कर सकते, तो सच तो लाना पड़ेगा सामने, सच बोलना पड़ेगा। और अगर हम सच बोलते हैं और उसके बाद जो सत्ता पक्ष है वो FIR लिखाने चला जाता है। आप ये बताइए, कमलनाथ जी ने जो शब्द बोला वो WHO ने बोला, वो दिल्ली के सबसे बड़े अखबारों में छपा, विदेशों के अखबारों में छपा, भारतीय वेरिएंट। अब इस पे FIR WHO के खिलाफ लिखाइए ना आप, मोदी जी को बोलिए कि अपना पक्ष रखें WHO के सामने जाके। तो क्या राकेश ये प्रूफ हो गया है, ये प्रूफ आ गया है कि ये इंडियन वेरिएंट ही था कि सिर्फ कहीं छपा या कहा उसके आधार पर सवाल खड़े हो? प्रूफ आ गया है, अरे श्रीमान जी प्रूफ आ गया है, जी प्रूफ है जी, सही थी बोल रहा हूँ, कल भी शाम को बताया था जी। WHO ने घोषित करा है भारतीय वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट जी। 1 लाख बार बोल रही है इंडियन वेरिएंट क्योंकि घोषित है, 17 देशों में फैल चुका है। इसके बाद अब आप बोलते हैं कि आप मत बोलो, तो क्या बोले इसको? मोदी जी कोई नया नाम दे दो इंडियन वेरिएंट को, हम वो बोलेंगे गुजरात वेरिएंट बोल देते हैं। आप देखो तो सही क्या बोलना है, बीजेपी बता दे कि WHO ने इंडियन वेरिएंट बोला है तो हम क्या गुजरात वेरिएंट बोले हैं, दिल्ली वेरिएंट नहीं। लेकिन ये भी सवाल एक चीज चलिए, इसके साथ एक भी सवाल है जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मौतों पर राजनीति कर रही है कमलनाथ और कांग्रेस। शिवराज जी, अगर इनमें ईमानदारी है, जरा भी इंसानियत बची है जी, और एक एक बच्चा मध्य प्रदेश का जानता है कितनी मौतें हुई। भोपाल में कल 3 मौत बता रहे हैं, 56 लाशें जल रही हैं। शर्म करना चाहिए मुख्यमंत्री को, कुछ तो सच बोलो। 3 और 56 आंकड़ा कहाँ जा रहा है? सिर्फ मुआवजा बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए कि कम मौतें हुई, कब तक छुपाओगे आप? आज हमने शमशान के रिकॉर्ड दिए हैं इंदौर में, IG को जाके वो चेक कर लें कितनी मौतें हुई हैं। अब इसमें छुपाने की क्या बात है? आप मुआवजा दे रहे हो ना, सबको दो ना। उसमें बीजेपी कांग्रेस देखोगे, गरीब अमीर देखोगे, कोरोना को बांटोगे, क्या जरूरत है आंकड़े छुपाने की? कांग्रेस बोल रही है आंकड़े बताओ, अपराध कर रहे हैं। कांग्रेस बोल रही है कि भारतीय वेरिएंट WHO ने बोला अपराध है।
अपराध कौन कर रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर मुकदमा कर रही है। कमलनाथ जी पे एफआईआर करी, किस वजह से करी? WHO के निदेशक पे एफआईआर कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी पे कर दीजिए। उन्होंने लेकिन भारत का आपने पक्ष नहीं आपने रखा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने रमन सिंह पर FIR की है। देखिए, छत्तीसगढ़ का मामला जी। एक फर्जी कागज बनाने का जी। है। कमलनाथ जी ने फर्जी कागज नहीं बनाया है, भारतीय वेरिएंट WHO ने बोला है। हमने बना के लिख के नहीं दे दिया भारतीय वेरिएंट। उधर जो रमन सिंह जी ने फर्जी डॉक्यूमेंट जो संदीप पात्रा ने बनाया उसको प्रचारित करा है। वो टूल किट बनाई है उन्होंने, उसकी जांच चल रही है उसमें। और यहाँ के जमीन आसमान का अंतर है, दोनों पक्ष अलग हैं, दोनों राज्य अलग है और दोनों की स्थिति अलग है, दोनों प्रकरण अलग है। लेकिन यहाँ पे जो आपने मुकदमा दर्ज करा वो सही कैसे है? लेकिन वो केंद्र में तो बीजेपी कोरोना ही है ना। ये सही है। केंद्र में तो ऐसे विवाद का केंद्र तो कोरोना ही है ना राकेश जी। निश्चित है कोरोना रहेगा ना। कोरोना के बारे में गलत जानकारी अगर प्रसारित करेंगे तो निश्चित तौर पर जेल भेजना चाहिए, चाहे रमन सिंह जी हो या चलिए, सिंह जी हो। जब तक ब्रजगोपाल लोहिया जी बीजेपी प्रवक्ता हमसे जुड़ते हैं, एक बार फिर चेतन भट्ट साहब के पास में मैं आता हूं। चेतन जी, जिस तरह से अब घमासान मच गया है, जुड़ा हुआ हूँ आपसे। चलिए तो फिर सीधे ब्रजगोपाल लोहिया साहब के पास में मैं आता हूं। लोहिया जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप सुन रहे होंगे राकेश जी को, या फिर जिस तरह से सारी तस्वीर आपके सामने है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये इंडियन वेरिएंट जो आंकड़े बता रहे हैं कमलनाथ वो सही है, जो कांग्रेस कह रही है वो सही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आज बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो नहीं कहना चाहिए वो बातें कहना पड़ रही हैं कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे की। कि आप कुछ पढ़ लिख कर तो बात करिए कि ये वेरिएंट नहीं म्यूटेशन है। ये कहाँ है? मैं भी कह रहा हूँ। किसने कहा है? किसने कहा है? आपने कह दिया, RSS ने बोला म्यूटेशन है। WHO का बयान पढ़िए श्रीमान जी, कल भी वही बात। राकेश जी प्लीज, राकेश जी सुनिए, आपको भरपूर समय मिला। राकेश जी, आपको भरपूर समय मिला। लोहिया जी बोलेंगे, फिर आप बोलिए। लोहिया जी, फिर आप लोहिया जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। लोहिया जी बोलिए। राकेश जी, लोहिया साहब बोलेंगे, फिर उसके बाद आप बोलेंगे। जो मैं बैन कर दिया है भारत के लोगों को। अरे राकेश जी प्लीज, राकेश जी प्लीज, आप उससे बहस कर रहे हैं। राकेश जी प्लीज, आप बोलिए। आपको भरपूर, आपको भी मौका दिया जाएगा। लोहिया साहब को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। बोलिए ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी बोलिए। मैं फिर से कहता हूँ, ये अनपढ़ नेतृत्व की पार्टी है, जिनका नेतृत्व पढ़ा लिखा नहीं है, जिन्हें वेरिएंट और म्यूटेशन का मतलब नहीं मालूम है। मैं जीव विज्ञान का छात्र हूँ जूलॉजी का, और WHO ने यह स्पष्ट कहा है कि हमने कभी भी इंडियन कोविड वायरस या इंडियन वेरिएंट शब्द का प्रयोग नहीं किया है। जिन लोगों ने ये मान लिया है कि जो किताब गांधी खानदान का है वही किताब परम सत्य है, उन्हें दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। और ये केवल इंडियन वेरिएंट और प्रधानमंत्री के नेताओं को समझा सकते हैं। चुप रह सकते हैं आप 2 मिनट? बोलिए लोहिया जी, बोलिए। मैं राकेश जी आ जाऊंगा, मैं राकेश जी आपके पास में आऊंगा, भरपूर समय मिलेगा। जी बोलिए लोहिया जी, बोलिए। अब देखिए, कमलनाथ जी केवल यही नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि ये समय है, सरकार ने भले ही ठीक किया हो परंतु आग लगा दो, इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अरे शर्म करिए आग लगाने वालों, 1984 में भी तुमने आग लगाई थी और दिल्ली में 4000 निर्दोष सिखों की हत्या कर दी थी। ये शर्म करिए। और आज फिर वही काम आप कर रहे हैं कि जो लोग साहस के साथ कोरोना से लड़ाई जीत रहे हैं और जो लोग साहस के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उन दोनों का मनोबल कम कर रहे हैं, उनका मनोबल छीन करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करते करते भारत को बदनाम करने की स्थिति में आ गए। शर्म आनी चाहिए इन बातों पर। जब देश की बात होती है तो हम एकजुटता से खड़े रहते हैं, परंतु यदि आपके मन में केवल एक ही लक्ष्य है, क्योंकि आपकी जो सोच है वो भारत के बाहर है। ये पढ़े लिखे, ये कोई पढ़े भी नहीं भारत में, इनकी मानसिकताएं भारत की नहीं। और दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी उनकी केवल हाँ में हाँ मिलाना। क्या ये कमलनाथ जी का बयान सही है कि आग लगा दो? उसका भी समर्थन करिए, हमने तो इसकी रिपोर्ट करी है। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनौती देता हूँ, आइए आप भी बाजार में सड़क पर आइए और बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। पूरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। अपने बयान का आप जवाब देंगे, सुन लेना। आप में क्या इतनी क्षमता नहीं है कि मेरी बातों को याद रख के आप उसका जवाब दे दें? इतनी क्षमता विकसित करिए 2 मिनट शांत रहने की। तीसरी बात सुनिए, आपका सबसे पहले है ना, मेरी क्षमता RSS के विद्यार्थी जैसे नहीं है। आपकी क्षमता तो गुलाम
एक बड़ी समाज की एक पार्टी है, हमें आपका चाल चरित्र चेहरा सब मालूम है, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करिए। राम से प्रमाणित बात जब तक नहीं आएगी तब तक आप उसे नहीं मानेंगे कि राम से प्रमाणित बात तो आप कभी मानते ही नहीं है, इसलिए मैं आपसे वो बहस नहीं करता। एक व्यक्ति की मानेंगे उसमें राकेश जी उसमें राकेश सिंह यादव भी हो सकते हैं, हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, हम राजनीतिक आधार पर विभाजन नहीं करते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे पहले ये बात कहां से शुरू हुई थी, याद करिए, ये बात शुरू हुई पहले राहुल गांधी ने मोदी बीट कहा और उसके बाद एक ट्वीट किया, उसके बाद चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया और देश की जनता से यह आह्वान किया कि यही समय है कि इनके खिलाफ खड़े हो जाओ और सड़क पर आ जाओ। ये देखिए आप, जब पूरा देश कोविड से लड़ रहा है, लोग सड़कों पर परेशान हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस मदद कर रही है, ये उनके खिलाफ भी लोगों को भड़का रहे हैं, ये इस देश के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। और ये समय है कि अभी भी राजनीति में अगर शर्म कहीं बाकी हो तो आप उसका अनुसरण करिए, थोड़े से शर्मिंदा होने का प्रयत्न करिए। गलतियां सबसे होती हैं, आपके नेताओं से भी हुई है, गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, पर केवल उसकी जो प्रायश्चित करे उसकी नहीं, जो गलत करके भी और उसका। मैं लोया साहब दोबारा आता हूं, वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब हमसे जुड़े हुए हैं। चेतन जी, जिस तरह के आप सुन ही रहे हैं और देख ही रहे हैं सब कुछ जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है और जिन चीज़ों का जिक्र हो रहा है, वेरिएंट को लेकर भी बात हो रही है कि म्यूटेशन है और तमाम सारी चीज़ें हैं, क्या लगता है कि ऐसे समय में इस तरह की लड़ाई कहाँ तक न्यायोचित और किस, अब क्या लग रहा है आपको, क्योंकि घमासान हमने देखा 2-3 दिन से देखे जिस तरह से लगातार जो सियासत और राजनीति हावी है, ऐसे में मुझे लगता है कि कोरोना से जंग को कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन एक और जंग छिड़ गई, इससे नुकसान बहुत है, क्या कहेंगे? ये बात तो सही है इन सब चीजों से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, ये रिपोर्टर पार्टी एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना, FIR दर्ज करवाना, पुलिस भी उसमें हस्तक्षेप है कि हम किस पे क्या कार्यवाही करें, वो जो अपना काम कोरोना से लड़ाई लड़ने में लगा रही है, उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, अधिकारियों पर बैठा रहेगा कि आप कार्यवाही कीजिए, नहीं करता है तो परेशानी, करती है तो परेशानी। तो ऐसे में जो ध्यान डाइवर्ट होगा वो कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है, और आप देखिए कि उसका फायदा भी मिला है कि धीरे धीरे जो रोगी है वो संक्रमण की जो दर है वो कम होती जा रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि ऐसे समय में इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं, आपकी प्रतिद्वंदिता है या आपकी राइवलरी है, इसको छोड़ के दोनों ही पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि यहाँ को तीसरा दम पहले तो है मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों को सबसे पहले जो निगाह जिस पर रखना है वो है कोरोना से लड़ाई। लेकिन ये बात भी सही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, वो भी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा आवश्यक था। आप बयान दे सकते थे कि भाई सही राजनीति नहीं करना चाहिए, FIR दर्ज करवाई तो कांग्रेस की FIR दर्ज करवा रही थी राजनीति के खिलाफ। तो ये जो परंपरा शुरू की गई है, ये मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में इस तरह की परंपरा पहले कभी नहीं रही है, और अब एक नई परंपरा शुरू हुई है कि आपने अगर कोई बयान दिया खिलाफ आपने FIR दर्ज करवा दी और अब आपके खिलाफ FIR दर्ज करवा जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो बेचारे परेशान हैं, लोग जिनका धंधा पानी नहीं चल रहा है, जो सोच रहे हैं कि किसी तरह से लॉकडाउन खत्म हो जाए और उसके धंधे पानी में लग जाए, उस दौरान जब ये सारी चीज़ों पर निर्णय होना चाहिए, उस दौरान इस तरह की जो राजनीति और बयानबाजी और आपकी रिपोर्टर पार्टी चलती है, कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जो हमारा युद्ध चल रहा है, जो भी इसको कहेंगे, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है। मेरा तो दोनों ही पार्टियों से निवेदन है, दोनों बड़े विद्वान के वक्त है कि भाई अपने अपने नेताओं को बताया जाए कि इस दौरान ठीक है, बहुत समय है, अभी ठीक ठाक हो जाए उसके बाद खूब राजनीति करें, आप कोई दिक्कत नहीं, राजनीति करना आपका धर्म है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी राजनीति के लिए ही जानी जाती है, आप खूब राजनीति करिए, लेकिन ऐसे कठिन वक्त पे अगर राजनीति ना हो तो ज्यादा बेहतर। लेकिन चेतन भट्ट साहब, अगर अमन सिंह की बात करें, थोड़ी देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि ये तो सब कुछ दिल्ली से चल रहा है, वहीं के इशारे पर सब हो रहा है, किसने कहा? ये रमन सिंह की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ रायपुर में,
तो उन्होंने कहा ये तो सब वहां से प्री प्लान है जो सारा कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में। नहीं तो वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो आता रहता है, जो उनका आता रहता है, वही तो सारी चीजें निर्देशित होती हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस की भी जो राजनीति है वो वहाँ के निर्देश पे चलती है, हाईकमान के निर्देश पे चलती है। बीजेपी की भी राजनीति है जो हाईकमान के निर्देश पे चलती है। कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी। क्या क्या लगता है चेतन भट्ट साहब, छोटा सा सवाल है, और चूंकि जब मैं लोया साहब से या फिर राकेश जी से बात करूंगा तो उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन क्या लगता है इस लड़ाई को जो अब जंग छिड़ चुकी है, क्या सॉर्ट आउट होती दिख रही है कि अब ये बढ़ेगी? चूंकि बीजेपी पूरे सारे जिलों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ले चाहे मध्य प्रदेश की, वो एफआईआर करेगी, यहाँ कांग्रेस करेगी लगातार। जिस तरह से तमाम सारे नेताओं की, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके बयानबाजी, तो लगता है कि पूरा जो युद्ध है ये बड़ा युद्ध हो गया कोरोना को छोड़ के अब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लगता नहीं कि ये मामला कोई सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी। जिस तरह से रिपोर्टें हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, मुझे लगता नहीं कि ये मामला निपटेगा, क्योंकि वहाँ छत्तीसगढ़ में क्योंकि भाजपा की, कांग्रेस की सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। यहाँ बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। लेकिन इनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि एफआईआर 25 को होती है, पहले भी हुई नेताओं के खिलाफ। लेकिन ऐसे वक्त में इस तरह का जो चरित्र पेश कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं। और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं चेतन भट्ट साहब, बिल्कुल एक एक मिनट एक एक घंटा हर समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़ाई 2400 घंटे देश लड़ रहा है, प्रदेश लड़ रहे हैं। राकेश जी के पास में आता हूं। राकेश जी, आप उस समय कह रहे थे, मैंने आपको रोक दिया था, क्योंकि जब आपका समय आ गया आप बोलेंगे, आप बोल लीजिए। अब देखिए, पहले तो मैं दिखाना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है वो डब्ल्यूएचओ ने घोषित करा है, ये सब साइट पे मौजूद है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो छुपाई जाए या किसी को नहीं पता हो। अब रहा सवाल, जिस एफआईआर की आप बात कर रहे हैं, जो एफआईआर कमलनाथ जी के खिलाफ लिखाई गई है, उन्होंने सिर्फ वो शब्द का उपयोग करा जो डब्ल्यूएचओ 29 अप्रैल को घोषित कर चुका है कि भारतीय वेरिएंट 17 देशों में फैल चुका है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। उस समय अपना पक्ष डब्ल्यूएचओ के समक्ष विदेश मंत्रालय को रखना था, भारत सरकार को रखना था, इन्होंने नहीं रखा। आज वहां से 1 महीने बाद जब ये बात पूरे भारत में फैल रही है और ये मीडिया में आ रही है, उस समय बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर लिखाने जा रहे हैं। उनको इतनी समझ तो होना चाहिए, इतना ज्ञान तो होना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि ये किसके खिलाफ लिखाना चाहिए। आप डब्ल्यूएचओ का विरोध करो, उसको बोलोगे भारतीय वेरिएंट नाम क्यों दे रहे हो आप, वो तो नहीं बोल सके। क्यों नहीं बोल सके, ये वजह बीजेपी के नेता सिद्ध करें। लेकिन कांग्रेस ने जो भी बात रखी है, चाहे कोरोना पेशेंटों की तकलीफों की बात हो, चाहे इतनी मौतें हुई हैं उनकी बात हो, इतनी मौतें हुई हैं, अगर हम बोल रहे हैं 1 लाख मौतें, 1,29,000, 1,20,000 मौतें हुई हैं, चलिए आप बोल रहे हैं नहीं हुई है, तो जितनी हुई असलियत तो बता दीजिए। कि आप बोल रहे हैं भोपाल में कल 5 मौतें हुई हैं, 3 मौतें हुई हैं, 50 लाशें जली हैं, तो किसको सच मानेंगे? जो हो रहा है, दिख रहा है, उसको। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। चलिए, बृजगोपाल लोया साहब जी, चलिए। जी राजेश लोया साहब, राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं वो ये वेरिएंट की, जिस तरह से आपने कहा कि म्यूटेंट है, वेरिएंट नहीं है, तमाम सारी चीजें, लेकिन क्या लगता है इस तरह की जो चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि एक कारगर लड़ाई, एक निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही थी, और हम अंतिम, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो अंतिम पायदान पर लगभग पहुंच गए थे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं नहीं लगता कि अभी ब्लैक फंगस भी है, महामारी भी एमपी में घोषित हो गया है, और तमाम सारी चीजें, क्या लगता है चूंकि अब जो युद्ध है, सियासी युद्ध है जो, अब मुझे लगता है दूर तलक जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब देश तरक्की करता है तो हम सब नागरिकों की ये जिम्मेवारी होती है कि उस तरक्की का जश्न मनाएं। मगर दुर्भाग्य उस देश का होता है जिस देश में जब देश तरक्की करता है और विपक्ष मातम मनाता है। आप देखिएगा कि जितनी तेज गति से, जितनी तत्परता से भारत में दोनों बार, पिछले बार भी पहली लहर में भी और दूसरी लहर में भी, उसकी पूरी विश्व ने सराहना की, और आज भी हो रही है इस लहर में भी, जिसको केवल 15 से 17 दिनों में। कोरोना को तरक्की बोल रहे हैं आप, कोरोना को तरक्की बोल रहे हैं, गजब है। राकेश जी, मैं बंद कर दूं, आप बोल। राकेश जी, उनका लोया जी का कहना है कि धीरे धीरे, उनका कहना है धीरे धीरे जो रिकवरी हुई है, हालात पर जो काबू पाया गया। लोया साहब बोलिए, राकेश जी बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए, मैं आपको भी समय दे दूंगा लास्ट में। राकेश जी, बुरे शब्द सुनिए जी, बीच में टोकना, बात को डाइवर्ट। बृजगोपाल जी बोलिए। चलिए, मैं बाद में राकेश जी से छोटे से कमेंट से ले लूंगा। बोलिए बृजगोपाल जी, बोलिए। बृजगोपाल जी बोलिए।
ब्रजगोपाल जी बोलिए, राकेश जी प्लीज, राकेश जी भरपूर आपकी भी बात आती है। आप जिम्मेदार प्रवक्ता है कांग्रेस के, लोया साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास में भी आ जाऊंगा। कड़वा बोलता हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा। अरे मुंह पर रखना सीखिए, अरे मुंह पर रखना सीखिए, तुम्हारे मुंह तो कमलनाथ से बात करके बताओ। अरे तो कमलनाथ से बात करके बताओ। राजेश जी राजेश जी, इस तरह के लोग आप देख रहे हैं कि ये राकेश जी प्लीज बोलिए, ब्रजगोपाल जी बोलिए, बोलिए राकेश जी, चुप हैं अभी, बोलिए। इस देश में बोलेंगे तो बोलने लगेगा ना, आगे जनता देख रही है। अगर झूठ राकेश जी आपको भी भरपूर मौका देता हूं मैं राकेश जी, आप बोलने, लोया जी को भी बोलने दीजिए, दोनों की बात आ जाए तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। मैं 5 मिनट बाद बोल लूंगा, आप डिबेट को 5 मिनट इन लोगों में यही नहीं मालूम पर बैठकर चर्चा कैसे करते हैं। वो दुर्भाग्य उसको कांग्रेस ने प्रवक्ता बना के रखा है। क्या दुर्भाग्य इससे बड़ा होगा कांग्रेस का? आपसे पूछ के बनाएंगे, आपसे। चलिए, तो फिर जिस तरह से सियासी बवाल, और हम देख भी पा रहे हैं कि डिबेट में भी किस तरह से बवाल हमें साफ दिख रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कोरोना ने जिस तरह से लोगों को दर्द दिया है, तकलीफ दी है, और पूरा विश्व, पूरा देश और हमारा प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी इससे लगातार जूझ रहा है, लेकिन इस तरह का सियासी बवाल, इस तरह की राजनीति, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। कुल मिलाकर यही अब देखना होगा कि कोरोना पर जो सियासी बवाल मचा हुआ है वो कहां तक जाता है, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सरकार हो या कांग्रेस हो, या फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी, आमने सामने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही कि ऐसे वक्त में जब लोगों को दरकार है बेहतर इलाज की, लोगों की मौतें हो रही हैं, इस तरह की सियासत और राजनीति कहां तक जाए। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।